आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं बीए तृतीय वर्ष पॉलिटिकल साइंस। पुस्तक का नाम है प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत दो विचारकों के बारे में, प्लेटो और अरस्तु। तो इन दो विचारकों के बारे में पहले की क्लासों में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा तीसरा अध्याय है संत थॉमस एक्विनास। तो संत थॉमस एक्विनास अध्याय के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था। यानी इस कथन की विवेचना कीजिए कि संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था, अथवा हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि संत थॉमस एक्विनास के प्रमुख राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था, या हम कह सकते हैं कि संत थॉमस एक्विनास के प्रमुख राजनीतिक विचार कौन कौन से हैं। तो संत थॉमस एक्विनास के प्रमुख राजनीतिक विचारों को जानने से पहले हम थोड़ा सा परिचय जानते हैं संत थॉमस एक्विनास का। तो संत थॉमस एक्विनास 13वीं शताब्दी का एक महानतम व्यक्ति था। उसने मध्यकाल के समस्त विचारकों में से महानतम माना जाता है। यूनानी दार्शनिक बुद्धि अथवा विवेक को दर्शन का सबसे अच्छा साधन मानते थे और दर्शन को ज्ञान का आधार बतलाते थे। कौन? उस समय के जो यूनानी दार्शनिक थे, वे बुद्धि और विवेक को दर्शन का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते थे और दर्शन को ज्ञान का आधार बतलाते थे। लेकिन थॉमस एक्विनास इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने दर्शन और बुद्धि के ऊपर धर्मशास्त्र को माना। यानी दर्शन और ज्ञान के अलावा उसने उससे भी ऊपर किसको माना? धर्मशास्त्र को ऊपर माना। और जिसका उन्होंने साधन बताया श्रद्धा और अंतर्ज्ञान। यानी श्रद्धा और अंतर्ज्ञान है वो धर्मशास्त्र का आधार है, न कि विवेक। यानी उसने अपनी विचारधारा में एक ऐसे भवन का निर्माण किया जिसकी दीवारें अरस्तु की विचारधारा की थी, किंतु जो शिखर था, यानी उस भवन का जो शिखर था, भवन से मतलब यहाँ किसी मकान से नहीं है, यानी उसकी विचारधारा से मतलब है कि एक्विनास ने अपनी विचारधारा के अंतर्गत एक ऐसे भवन का निर्माण किया जिसकी दीवारें अरस्तु की विचारधारा की थी, किंतु जो शिखर था वो ईसाई धर्म का था। उसने अरस्तु की राजनीति को ऑगस्टाइन और बाइबल के विचारों से मिलाकर उसका उन्होंने कायाकल्प कर दिया और उसके समन्वयवादी प्रयास ही राजनीति और उसके दर्शन को एक नवीन रूप में जन्म हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्य युग के अंतर्गत जो संत थॉमस एक्विनास है उसका राजनीति के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जाता है और उसके विचारों को आज भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते। अब देखो, हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं कि संत थॉमस एक्विनास के प्रमुख राजनीतिक विचार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है संत थॉमस एक्विनास के प्रकृति और राज्य के विषय में विचार। तो प्रकृति और राज्य के विषय में संत थॉमस एक्विनास के क्या विचार थे? तो एक्विनास ने प्रकृति की जो तस्वीरें खींची है वह उसकी ज्ञान विषयक योजना से पूरा मेल खाती है। वह कहता है कि ब्रह्मांड एक प्रकार की श्रृंखला है जिसमें सबसे ऊपर ईश्वर है और जो अन्य प्राणी है वो ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के नीचे हैं। आगे बढ़ते हुए एक्विनास कहता है कि जो अधिक ताकतवर प्राणी है वो अपने से भिन्न जो कमजोर प्राणी है उसके ऊपर शासन करता है और वो शासन उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार से ईश्वर है वो संसार के ऊपर शासन करता है। यानी एक्विनास यह कहता है कि भाई जो ईश्वर है वो संसार के ऊपर शासन क्यों करता है? क्योंकि ईश्वर है ना वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। यानी उसके मुकाबले दूसरा कोई भी प्राणी है वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो ईश्वर है वो संसार के ऊपर शासन करता है और समाज के अंतर्गत जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन है, यानी जिसको जो ताकतवर भी है जिसको ज्ञान भी है वो समाज के ऊपर शासन करता है। और आगे बढ़ के एक्विनास यह कहता है कि यानी ईश्वर संसार के ऊपर शासन करता है और आत्मा है वो शरीर के ऊपर शासन करती है। तो समस्त प्राणियों में मनुष्य ही एक अकेला एक ऐसा जीव है जिसके शरीर और आत्मा दोनों है। समाज का छोटे से छोटा सदस्य यानी जो व्यक्ति है, यानी समाज का चाहे भले ही हम किसी को
कमज़ोर माने। लेकिन एक्विनाश ये कहता है कि समाज का सबसे जो छोटा से छोटा व्यक्ति है उसकी भी समाज के अंतर्गत उपयोगिता है, यानी वो भी समाज के लिए उपयोगी होता है। कोई भी व्यक्ति है वो समाज के लिए अनुपयोगी नहीं होता है। महत्तर सदस्य महत्तम की सेवा करता है, यानी हर सदस्य वो अपने योग्यता के अनुसार समाज की सेवा करना चाहता है। अरस्तु की भांति वह भी यह मानता है कि समाज की रचना सबके लाभ के लिए, यानी एक्विनाश यह कहता है कि इस समाज की जो रचना हुई है वो सबके फायदे के लिए, और समाज का जन्म ये सबके लिए समान रूप से उपयोगी होने के कारण हुआ। यानी समाज जिस प्रकार से समाज का जन्म हुआ है, तो समाज का जो जन्म है वो हर व्यक्ति के लिए उपयोग के लिए हुआ है, यानी हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है समाज। और समाज से हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप से फायदा पहुंचता है। तो ये तो थे प्रकृति और समाज के विषय में एक्विनाश के विचार। अब देखो दूसरा आता है राज्य के विषय में विचार, यानी राज्य के विषय में एक्विनाश के क्या विचार हैं। तो थॉमस ने भी अरस्तु के समान ही स्वीकार किया कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। सामाजिक सत्ता लोक कल्याण के लिए राज्य का निर्माण करती है, और नगर राज्य आत्मनिर्भर और पूर्ण संगठित होना चाहिए। राज्य के ये तीनों ही विचार वह अरस्तु से ग्रहण करते हुए भी नगर जो राज्य के विषय में विचार है उनमें संशोधन करता है। यानी राज्य के विषय में जो विचार है एक्विनाश है वो अरस्तु से ग्रहण करता है, लेकिन अरस्तु के जो राज्य के विषय में विचार है उनमें वो संशोधन भी करता है। वो यह कहता है कि कई नगर राज्यों से मिलकर के जो बने प्रांत है, यानी जो बड़े प्रांत हैं, जो बड़े नगर राज्य हैं, उनमें आत्मनिर्भरता अधिक होती है, अधिक उनमें हो सकती है। इसे अपने उसने ये जो बड़े प्रांत हैं, जो आत्मनिर्भर राज्य हैं, उनको उन्होंने एक्विनाश ने राज्य का नाम दिया है। एक्विनाश राष्ट्रीय राज्य का समर्थन करने वाला माना जाता है। रीति रिवाजों की एकता तथा समानता राज्य का उत्तम आधार होता है, वह छोटे राज्यों में अधिक पाई जाती है। थॉमस राजनीतिक सत्ता का अंतिम जो स्रोत है वो ईश्वर को मानता है, यानी एक्विनाश यह कहता है कि जो राजनीतिक सत्ता है उसका जो अंतिम स्रोत है वो कौन है, ईश्वर है। यानी जो भी व्यक्ति राज्य का शासन संबंधी कार्य संभालता है वो एक तरह से उसमें योग्य है। वो योग्य क्यों है, क्योंकि उसका जो स्रोत है वो कौन है, ईश्वर हो सकता है। क्योंकि ईश्वर हमेशा ताकतवर और जो योग्य व्यक्ति है ना उन्हीं को सत्ता सौंपता है। उसने अपने इस तथ्य को आध्यात्मिक सिद्धांतों से पुष्ट करता है। वह ऑगस्टाइन का जो विचार है ऑगस्टाइन का, वह यह तर्क भी प्रस्तुत करता है एक्विनाश कि भगवान योग्य जातियों को राजनीतिक सत्ता प्रदान करता है, ईश्वर के अधीन जनता को सर्वोच्च जो शक्ति है वो प्राप्त है। तो एक्विनाश यह कहता है कि जो व्यक्ति शासन करता है वह योग्य होता है। योग्य इसलिए होता है कि योग्य व्यक्तियों को ईश्वर है वो सत्ता सौंपता है। तीसरा है देखो सरकारों का वर्गीकरण। तो एक्विनाश के सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में क्या विचार है। तो थॉमस एक्विनाश शुद्ध और विकृत दो भागों में सरकार को विभाजित करता है, यानी दो भागों में विभाजित करता है, शुद्ध और विकृत। शुद्ध रूप में वह राजतंत्र, कुलीन तंत्र और सर्वजनतंत्र को मानता है, यानी शुद्ध रूप में तो किसको मानता है, राजतंत्र और कुलीन तंत्र को। और विकृत रूप में मानता है वो निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और प्रजातंत्र को। तो सरकारों का वर्गीकरण में एक्विनाश ने दो भागों में विभाजित किया है, एक तो शुद्ध रूप में और एक है विकृत रूप में। शुद्ध रूप में तो कौन है, राजतंत्र और कुलीन तंत्र, और विकृत रूप में है निरंकुश तंत्र और धनिक तंत्र, या जिसको हम प्रजातंत्र कह सकते हैं। वह राजतंत्र को सरकार का सर्वोत्तम रूप मानता है, जबकि अरस्तु सर्वजनतंत्र को उत्तम मानता है। तो एक्विनाश है वो राजतंत्र को सरकार का सबसे अच्छा रूप मानता है कि राजतंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ है। वह राजतंत्र के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार एकत्व ही समाज का उद्देश्य है। उसका कथन है कि समाज का मुख्य उद्देश्य यह है कि उसकी एकता है वो सुरक्षित रहनी चाहिए, और इसे ही शांति कहा जा सकता है। तो सरकारों के वर्गीकरण में एक्विनाश ने उसके दो रूप बताए हैं, एक शुद्ध रूप, एक विकृत रूप है। शुद्ध रूप में उसने राजतंत्र और कुलीन तंत्र को माना है, और राजतंत्र और कुलीन तंत्र को वो सर्वश्रेष्ठ मानता है। अगला आता है सरकार के कार्य। तो थॉमस एक्विनाश ने सरकार का जो प्रधान कार्य है, जो सबसे जो बड़ा कार्य है, वो उसने ये कहा है कि प्रजाजनों के लिए उत्तम जीवन व्यतीत करने की परिस्थितियों को उत्पन्न करना और राज्य में एकता और शांति बनाए रखना, ये प्रमुख सरकार का कार्य होता है। यानी सरकार का प्रमुख कार्य क्या है कि जो राज्य के अंदर जो जनता है उसका अधिक से अधिक भला करना, उनके लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिससे वो अच्छा जीवन जी सके और राज्य के अंतर्गत एकता और शांति स्थापित हो सके। इसके लिए
जो बाह्य शत्रु है यानी दूसरे जो पड़ोसी जो शत्रु राज्य हैं उनसे अपने राज्य की रक्षा करना, और राज्य के अंतर्गत कानून का पालन करना। जो व्यक्ति कानून का पालन करते हैं उनको पुरस्कृत करना, और जो व्यक्ति कानून का पालन नहीं करते हैं उनको दंडित करना। ये सरकार के कार्य उन्होंने बताए। अगला है धर्म, सत्ता एवं राज्य संबंधी मत। तो इस विषय में अरस्तु का यह मत है कि मानव जीवन के दो लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है भौतिक सुख की प्राप्ति करना और अपना जीवन यापन करना। इसकी प्राप्ति है वो किसके द्वारा होती है? राज्य के द्वारा होती है। यहाँ तक उसका मत है वो अरस्तु से मिलता है। दूसरा लक्ष्य उसने बताया है कि पारलौकिक सुख यानी आत्मा की मुक्ति और परलोक में आनंद की प्राप्ति। इस प्राप्ति का साधन कौन है? चर्च है। अतः भौतिक सुख की प्राप्ति का साधन होने में राज्य गौण अथवा पारलौकिक सुख की प्राप्ति का साधन होने में जो चर्च है वो मुख्य। अब आगे आता है देखो न्याय संबंधी धारणा। रोमन न्यायशास्त्रियों की परंपरा का अनुसरण करते हुए संत थॉमस एक्विनास का भी यह विचार था कि न्याय है वो कानूनों पर आधारित रहता है। यानी न्याय है यदि कानूनों का पालन करते हैं तो न्याय, यदि कानूनों का पालन नहीं होता है तो वो अन्याय है। उसके अनुसार न्याय वह है निश्चित सनातन इच्छा है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार प्रदान करती है। उसने अरस्तु का यह मत मान लिया है कि न्याय का मौलिक जो तत्व है वो समानता है। यानी एक्विनास यह कहता है कि राज्य के अंतर्गत सभी लोगों के अंतर्गत समान बर्ताव करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। तो ये क्या है? ये न्याय है। यह समानता दो प्रकार से निश्चित होती है। पहला है प्राकृतिक आधार पर, जब कोई व्यक्ति अमुक राशि देता है तो उसे ठीक उतनी ही राशि वापस दी जानी चाहिए। यानी कहना है कि कोई व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही फल प्राप्ति होना चाहिए। दूसरा है मानवीय आधार, जब किसी समाज में प्रचलित रीति रिवाज द्वारा अथवा राज्य के आदेश द्वारा दो वस्तुओं में समानता निश्चित की जाती है तो कानून है वो न्याय के स्रोत होते हैं। अब है देखो अगला है दासता संबंधी विचार। तो दासता के संबंध में संत थॉमस एक्विनास ने यह कहा है कि संत थॉमस एक्विनास है वो भी अरस्तु और जो ऑगस्टाइन विचारक है उसकी भांति दास प्रथा का समर्थन करता है और उसके, लेकिन एक्विनास का जो विचार है वो उन दोनों से भिन्न है। जहां अरस्तु बौद्धिक स्तर पर यह विभाजन करता है और ऑगस्टाइन के अनुसार पापियों को दंड मिलना चाहिए, वहीं थॉमस एक्विनास यह कहता है कि सैनिक युद्ध के मैदान में वीरता से लड़ें तथा उन्हें यह भी ध्यान रहे कि पराजित होने पर वे दास बना लिए जाएंगे। माने कहना मतलब कि उनको अपनी वीरता प्रदर्शित करने का मौका है वो एक्विनास से देता है। तो देखो ये थे एक्विनास के राज्य संबंधी विचार। अब देखो हम थोड़ा सा हम देखेंगे कि अरस्तु के राज्य, कानून, समाज और जो शासन व्यवस्था संबंधी विचार हैं उनके ऊपर प्रभाव किन किन का पड़ा। तो थॉमस एक्विनास के विचारों पर प्रभाव किसका पड़ा? तो देखो सबसे पहले है एक्विनास के विचारों पर, के राज्य संबंधी विचारों पर अरस्तु का प्रभाव। तो राज्य के विषय में के जो विचार हैं उनके ऊपर एक्विनास के विचारों पर अरस्तु का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अरस्तु की भांति एक्विनास भी राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है। यानी एक्विनास भी यह कहता है, जिस प्रकार से अरस्तु यह कहता है कि भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना रह नहीं सकता और उसकी जो सारी आवश्यकताएं हैं वो समाज के अंतर्गत ही रह सकती है, समाज अथवा राज्य के अंतर्गत रहकर ही उसकी आवश्यकताएं की पूर्ति हो सकती है। तो एक्विनास भी इस बात को स्वीकार करता है कि मनुष्य के लिए जो राज्य है या समाज है वो एक आवश्यक है और बिना समाज या राज्य के व्यक्ति रह नहीं सकता। तो राज्य संबंधी विचारों पर अरस्तु का प्रभाव हम देख सकते हैं। दूसरा है एक्विनास के कानून संबंधी विचारों पर अरस्तु का विचार, अरस्तु का प्रभाव। तो जो एक्विनास के कानून संबंधी विचार हैं उन पर अरस्तु का प्रभाव स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। तो कानून के अर्थ, प्रकृति और व्याख्या के संबंध में एक्विनास ने अरस्तु का ही क्या किया है? अनुसरण किया है। अरस्तु की तरह ही एक्विनास भी कानून को विवेक की अभिव्यक्ति मानता है। इसके साथ ही थॉमस का कानून विवेक की अभिव्यक्ति के साथ ही सामान्य हित की अभिव्यक्ति भी मानता है कि कानून ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंतर्गत हर व्यक्ति का भला करने वाला हो। तीसरा है थॉमस एक्विनास के राज्य के उद्देश्य संबंधी विचारों पर अरस्तु का प्रभाव। तो थॉमस के राज्य संबंधी उद्देश्य हैं उन पर भी अरस्तु का प्रभाव देखा जा सकता है। पहला जैसे हम कह सकते हैं कि राज्य
कि विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा और शांति को कायम रखना, और दूसरा है नागरिकों को उत्तम जीवन देने और योग्य परिस्थितियां पैदा करना। तो यही विचार किसके थे? यही विचार अरस्तु के भी थे, और थॉमस एक्विनास है वो भी यही कहता है कि राज्य का पहला उद्देश्य ये है कि वो अपने नागरिकों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करे, और दूसरा ये है कि व्यक्तियों को अच्छी परिस्थितियां उपलब्ध कराए, या उनको जो सुविधाएं चाहिए उन सारी सुविधाओं को राज्य है वो उपलब्ध करवाए। अगला है एक्विनास के शासनों के वर्गीकरण संबंधी विचारों पर अरस्तु का प्रभाव। तो शासनों का जो वर्गीकरण एक्विनास ने किया है उसके ऊपर भी अरस्तु का प्रभाव स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। थॉमस ने शासन के 3 शुद्ध और 3 विकृत स्तर बताएं। शासन के शुद्ध रूप को वह उचित मानता है, तो अरस्तु है वो भी मानता है। शासन के वर्गीकरण संबंधी उपरोक्त विचार है वह अरस्तु से प्रभावित है। कहने का मतलब कि शासन के वर्गीकरण संबंधी जो विचार हैं वो अरस्तु के विचारों से मेल खाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई अरस्तु के जो विचार हैं उनका एक्विनास के शासन संबंधी वर्गीकरण पर उनका प्रभाव हम देख सकते हैं। अब है देखो दासता संबंधी प्रभाव। तो शासन थॉमस ने भी यद्यपि दासता के विचार का समर्थन किया है, तथापि सैनिकों के संबंध में उसके जो विचार हैं वो अरस्तु से भिन्न है। सैनिकों में दास प्रथा का समर्थन सैनिकों के अंदर शूरवीरता की भावना बढ़ने के लिए उसने किया है। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन विभिन्न व्यक्तियों की बौद्धिक योग्यता में अंतर के आधार पर किया था। थॉमस ने भी इस प्रथा का समर्थन सैनिकों में वीरता, शौर्य और उत्साह की भावना के संचार की दृष्टि से किया है। तो थॉमस के जो दास संबंधी विचार हैं उन पर भी अरस्तु का प्रभाव देखा जा सकता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि थॉमस ने मध्य युग में अरस्तु के विचारों की प्रस्तुति के अनुकूल एक नए रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन अंतिम सत्य का प्रवक्ता थॉमस एक्विनास ने अरस्तु को न मानकर किसको माना है? ईसाइयत को माना है। ये बात हम पहले भी चर्चा इस ऊपर कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि थॉमस ईसाइयत के आधार पर अरस्तु की जो अपूर्णता है उनको दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। तो आज की क्लास में ये थे थॉमस एक्विनास के राज्य संबंधी विचार। तो विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मैं आशा करता हूं कि आज की इस क्लास में ये पढ़ाया गया टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं और अधिक अच्छे टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।